हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आजकल तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टॉपिक है। आप या तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंक पीओ या एसओ, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आइडिया होना जरूरी है। जैसे अगर किसी को आइडिया है, अगर जिसको अंडरस्टैंडिंग है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, द फंक्शनिंग, अगर किसी को पता है देन उसकी उनके लिए ये रिफ्रेशर है। या फिर अगर जिनको नहीं पता है देन प्लीज स्टे विथ मी एंड आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आई गारंटी यू कि आप उस क्वेश्चंस को छोड़कर नहीं आओगे कंपटीशन एग्जाम से। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने कुछ बुलेट पॉइंट कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं, जिनको आप देखकर नोट्स बना सकते हो और याद कर सकते हो। बट मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझाऊंगा कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर कोई बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, दैट इज डिजाइंड टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए दैट इज दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? हमारा ओएस होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप पूरा विंडोज इंस्टॉल ओएस इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, वो उसको आप इंस्टॉल करते हो। ठीक है, लेकिन उसको रन कौन करेगा, वो कहाँ पे रन करेगा? क्या उसके लिए आप उसको रन कराने के लिए क्या आप एक अलग से प्रोग्राम लिखोगे कि आपका नोटपैड प्लस प्लस रन कर जाए? तो उसके लिए बना हुआ है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सभी एप्लीकेशंस और हार्डवेयर को एक साथ कम्युनिकेट करके रन कराता है। सो दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट एक्ट्स एज इंटरफेस और एक्ट्स एज इंटरमीडियरी बिटवीन एंड यूजर एंड हार्डवेयर। कैसे? जैसे मान लो कि मैं फिर से एग्जांपल आपको देता हूं नोटपैड प्लस प्लस का। आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना चाहते हो, ओपन करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैसे? आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो, आप अपना माउस पॉइंट करते हो नोटपैड प्लस प्लस वाले आइकन पे और डबल क्लिक करते हो और ओपन होता है। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो आप कंट्रोल पी कमांड देते हो या फिर जो कंट्रोल पी कमांड देते हो या फिर राइट क्लिक करके जो प्रिंट करने का ऑप्शन आता है वहां सेलेक्ट करते हो। तो लेट से आप कंट्रोल पी कमांड दिया आपने और आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। कैसे? अब यहाँ पे बीच में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपने कंट्रोल पी कमांड दिया, ठीक है, तो किसको दिया कमांड? हमको तो नहीं, मुझे तो नहीं दिया ना। आपने कमांड दिया कंप्यूटर को, तो कौन रिसीव करेगा? रिसीव करने वाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आता है कि यस, कंट्रोल पी का कमांड आया है, जो प्रोग्रामिंग उसमें किया हुआ है ओएस में, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो प्रोसीड करेगा और हार्डवेयर को पिक करेगा कि कौन सा प्रिंटर से हमको प्रिंट करना है। क्योंकि जब आप कंट्रोल पी कमांड देते हो उस समय आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा प्रिंटर प्रिंट करेगा और कितना डॉक्यूमेंट्स, कितना पेज प्रिंट करना है, सारा इंफॉर्मेशन आप दे देते हो। तो आपने दिया थ्रू कीबोर्ड, कंट्रोल पी आपने प्रेस किया, मतलब कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर हमारा जो आपने सेलेक्ट किया दैट प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो कौन उसको हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन बिटवीन टू प्रिंट आउट समथिंग। लाइक वाइज जो भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो, आप किसी इनपुट डिवाइस से ओपन करते हो और वो डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। जैसे आपने नोटपैड ओपन किया तो डिस्प्ले हुआ मॉनिटर पे। मॉनिटर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर जो होता है कम्युनिकेट करता है थ्रू इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।
तो कम्युनिकेट कराने के लिए हम, जैसे अगर इंसान को आपस में कम्युनिकेट करना है तो एक लैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज जानेगा? कंप्यूटर का सारा काम तो अंदर बाइनरी फॉर्म में होता है। तो जो उसको ऑपरेट करने के लिए सारा कुछ होता है, दैट इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। So operating system is a system software that acts as interface or intermediary between software and different parts of computer. आप इसको रियल लाइफ से अगर समझना चाहते हो तो भी मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आप किसी इवेंट प्लानर और इवेंट मैनेजर, लेट से आप इवेंट मैनेजर से को आप इवेंट मैनेजर इज लाइक ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे? जैसे अगर आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो, अगर आप कोई अपने घर में शादी ब्याह का फंक्शन मैनेज करना चाह रहे हो, या तो आप खुद करो, खुद करोगे तो कैसे करते हो? अलग अलग जो भी डेकोरेटर्स आते हैं, कैटरर्स आते हैं, सबको अलग अलग अप्रोच करते हो, ठीक है। या तो फिर आप किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर को आप दे देते हो कि हाँ आप मेरा इस फंक्शंस को आप मैनेज करो, इसको ऑर्गेनाइज करो आप, है ना। जो वेडिंग प्लानर होते हैं या जो इवेंट मैनेजर होते हैं, आप उनको पकड़ते हो कि हाँ मुझे कराना है, तो वो करते हैं आपके बिहाफ में। आप उनको सारा चीज दे देते हो। क्या क्या देते हो? कंप्यूटर के भाषा में इनपुट आउटपुट डिवाइस, और रियल लाइफ के भाषा में जो भी उनको चाहिए कैटरर डेकोरेटर या जो भी होता है वो खुद अरेंज कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि उनके पास अवेलेबल होता है कैटरर और डेकोरेटर, ठीक है। तो इवेंट मैनेजर उस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। वो जानता है, हम उसे कमांड दे देते हैं कि ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ हमें ये सब खाना बनाना है, हमें ऐसा डेकोरेशन चाहिए। अब इवेंट मैनेजर अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करके हमारा इवेंट को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का यूज करके हम जो भी कमांड देते हैं, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको कंप्लीट करता है। सो दैट इज बेसिकली द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन बिटवीन, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? अब तो समझ में आ गया कि क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं भी समझ में आया, कि जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर और एप्लीकेशन को रन कराता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट्स एज इंटरफेस और इंटरमीडियरी बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम दैट रिसाइड इन कंप्यूटर, ठीक है। तो जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, जैसे कि आप एक सिंगल सोच रहे हो ना कि कंट्रोल पे कमांड दिया, एक काम हो रहा है, लेकिन एक काम कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है, एक साथ बहुत सारे काम को करता है। तो क्या करता है? कंट्रोल करता है किस चीज को? रिसोर्स को कंट्रोल करता है। किस चीज को, किस टास्क को करने में कौन सा रिसोर्स लगेगा, कैसा यूटिलाइजेशन होगा, वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स, मॉनिटर भी करता है कि कहाँ पे कब कितना टाइम लग रहा है, कितना ज्यादा टाइम लग गया। क्योंकि कल आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई काम करते हो और ज्यादा टाइम लगता है, देन लोडर वाला घूमने लगता है, नॉट रेस्पॉन्डिंग। कैसे पता चलता है? कंप्यूटर मॉनिटर्स कैसे, द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मॉनिटर ऑल्सो कि कितना टाइम लग रहा है, और अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंट्रोल्स एंड मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम दैट रिसाइड इन कंप्यूटर, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे ऑब्वियस बात है विंडोज सब कोई जानते हैं, क्योंकि हम सभी के सिस्टम में अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो समझ लो कि पहले इसका जितना यूज था, मोर देन 90% लोग यूज करते थे विंडोज। फिर धीरे धीरे घटकर कुछ कम हुआ है, बट फिर भी विंडोज की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? इसके भी बहुत सारे कारण है। कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है, इसलिए लोग विंडोज ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। लिनक्स, मैक ओएस, ये तो 3 पॉपुलर ओएस हैं जिसको आप जानते होंगे, क्योंकि विंडोज हो गया, ठीक है, सबको यूज करता है। लाइनक्स हो गया, कमांड बेस्ड हो गया। मैक ओएस, मैकिंटोश, एप्पल आईफोन, आपको ये भी पता है। अब फिर उसके बाद और भी ओएस होते हैं, जैसे एंड्रॉयड भी तो एक ओएस है। मोबाइल में एंड्रॉयड का ओएस रहता है ना, वर्जन आप मोबाइल लेते हो तो उसमें देखना। या फिर आप और भी ओएस, सोलार
सोलार ओएस, विंडोज एनटी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ओएस जिसको हम जानते भी नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो हमारे यूज का नहीं है, इसलिए हम लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, है ना। तो दीज आर द सच सम एग्जांपल्स ऑफ ओएस। सो एक क्लियर है, अगर कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपका कोई मोटो होता है, राइट, कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि उस काम को आप क्यों करोगे, क्या जरूरत है करने का, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोई ऑब्जेक्टिव होता है, क्या है, मैंने हाईलाइट कर दिया ऑलरेडी। यू आर इनफ स्मार्ट, आप समझ सकते हो देखकर भी, बट लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है? कन्वीनियंट टू यूज। कन्वीनियंट टू यूज मतलब आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, यूज करने में आपको आसानी होता है, कन्वीनियंट है, सुविधा देता है आपको। क्या? मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है। यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली क्यों है? जैसे अगर आपको कोई काम करना है तो आपको सोचना पड़ता है क्या कि आप कैसे उस फाइल को ओपन करोगे, बट मैं अगर आपको बोलूं कि कमांड के थ्रू ओपन करो तो आप एक बार सोचोगे कि व्हाट इज कमांड टू ओपन अ फाइल। लेकिन विंडोज जब आप यूज करते हो तो उसमें आप सोचते हो क्या, इसीलिए विंडोज इतना ज्यादा पॉपुलर है, बिकॉज दैट इज यूजर फ्रेंडली। उसकी जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो यूजर इंटरफेस होती है वो काफी मतलब पॉपुलर है और इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली भी है, क्योंकि मेक द कंप्यूटर सिस्टम मोर इंटरेक्टिव विथ मोर कन्वीनियंट इंटरफेस फॉर द यूजर्स, ठीक है। इजी एक्सेस, आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, वन बटन प्रेस, योर कंप्यूटर ऑन, फिर आप आराम से जाते हो, आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी फाइल ओपन करना है, जो भी आपको ऑपरेशंस करने हैं, आप इजीली कर सकते हो। इसमें ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगेन, अगर आप कोई भी दूसरा ओएस, यूनिक्स या यूनिक्स ओएस में जाते हो या लाइनक्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको कमांड सीखने पड़ते हैं, वो दैट इज नॉट इजी एक्सेस। हाँ, बट एक बार सीख जाओगे तो भी इजी है, बट नॉट इजी फॉर ऑल द यूजर्स। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्स को मैनेज करता है, ठीक है, क्योंकि किस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन किस टास्क के लिए कितना करना है, दैट इज द टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट कम्स अंडर द रिसोर्स मैनेजमेंट कैटेगरी, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है? टू मैनेज द रिसोर्स ऑल्सो। कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑल द टाइम कीप ट्रैकिंग, क्या ट्रैक करता है? हु इज यूजिंग विच रिसोर्सेज, कौन सा जो रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स कब से यूज हो रहा है, कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है और कितना देर यूज होना है, वो सही से रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑल द दोज थिंग्स इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। शेयरिंग द रिसोर्सेज, provides efficient and fair sharing of resources between the users and programs, ठीक है। तो यूजर्स एंड प्रोग्राम्स के बीच में जो इसका रिसोर्स शेयरिंग होता है दैट इज आल्सो डन बाय ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आपको ये चीज ये याद कर लेना है, समझना भी है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस उस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है, लेकिन आपको याद भी रखना है, क्योंकि किसी को आप समझाते नहीं चलोगे, उसको अगर कहीं क्वेश्चंस आता है तो उसको आप आंसर्स करो याद करके। दैट इज कन्वीनियंट टू यूज फर्स्ट, सेकेंड इज यूजर फ्रेंडली, थर्ड इज इजी एक्सेस, फोर्थ इज रिसोर्स मैनेजमेंट, फोर्थ इज कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग, फिफ्थ इज शेयरिंग द रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, ठीक है, दैट वाज इन द 1950, आईबीएम में यूज हुआ था, किस पर्पज से? टेप स्टोरेज। टेप स्टोरेज क्या है? टेप स्टोरेज एक डिवाइस होता है, जनरली उसमें हम लोग डेटा बैकअप के लिए यूज करते हैं।
अगर आपको डेटा बहुत सारा है, 30-40 GB है और भी ज़्यादा डेटा है, उसको आर्काइव करना है तो टेप स्टोरेज में आर्काइव किया जाता है। ठीक है। 1960 में यूनिक्स आया था, और जो विंडोज है, जो इतना पॉपुलर ओएस है, वो आया था माइक्रोसॉफ्ट का डॉस में आया था। वो भी विंडोज में ग्राफिक यूजर इंटरफेस वो नहीं आया था, डॉस आया था 1981 में। फिर उसके बाद क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो फर्स्ट GUI है वो आया था 1985 में। देन फर्दर ऑन हर एक ईयर विंडोज का अलग अलग वर्जन आते ही गया, जैसे 2007 में विस्टा, 9 में 7, 12 में विंडोज 8, 14 में 10, 2021 में 11। सो दिस इज अ हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी ओएस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ओएस है दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइस। ठीक है, वो सभी डिवाइस को ट्रैक में रखता है कि कौन सा डिवाइस मेरा खाली है, नहीं है। इट इज आल्सो कॉल्ड आईओ कंट्रोलर। आईओ कंट्रोलर मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, मतलब हमारा डिवाइस, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कौन सा अंडर प्रोसेस है, ठीक है, कितने समय के लिए प्रोसेस होना है। सो दोज रिसोर्स विल बी मैनेज्ड, दोज डिवाइस विल बी मैनेज्ड बाय द डिवाइस मैनेजमेंट। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, एलोकेट्स एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज। किस एलोकेट को रिसोर्स करना है किस टास्क में, किस रिसोर्स का एलोकेट करना है किस टास्क में, और कब उसको डी एलोकेट करना है। दिस कम्स अंडर द फाइल मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। जॉब अकाउंटिंग, यहाँ पे क्या होता है कि ये ऑलवेज ट्रैक्स कीप्स, जो ओएस हमारा है ऑलवेज ट्रैक्स करता है। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि ऑलवेज कीप ट्रैकिंग ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब और यूजर्स। जैसे कि अगर आप कोई, जब जैसे अगर मान लो कि आप कोई एडिटर ओपन कर रहे हो और एडिटर ओपन करते हुए क्या हो गया कि हैंग कर गया, काफी टाइम से ओपन हो रहा है बट दैट इज नॉट ओपन, तो उस समय हमारा नोट रेस्पॉन्डिंग का नोटिफिकेशन आता है। दैट बिकम्स बिकॉज ऑफ दैट ओनली, क्यों हमारा उसका उस रिसोर्स को ओपन होने में, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ओपन होने में कितना टाइम लगा, दैट दैट इज फाउंड बाय द ट्रैकिंग ओनली। एरर डिटेक्टिंग एड्स, जैसे क्या होता है कि इसमें विंडोज ओएस में या जो भी ओएस होता है उसमें कुछ मेथड्स इनबिल्ट होते हैं, जो से मेथड्स प्रोग्राम्ड कर दिए जाते हैं। दैट इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, स्ट्रेसेस, एरर मैसेजेस। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी डिवाइसेस में, जैसे कि आपका ऑडियो काम नहीं कर रहा है, तो आपको राइट बॉटम कॉर्नर में बहुत बार अलर्ट्स आता होगा कि दिस इज नॉट इनेबल्ड और दिस इज नॉट वर्किंग। ठीक है, येलो कलर का नोटिफिकेशन रहता होगा उसमें, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, ओएस का मेन टास्क ये भी है कि वो मेमोरी को मैनेज करता है। जो हमारा मेन मेमोरी होता है उसको ये मैनेज करता है कि किस पार्ट किस पार्ट को यूज करने में कितना मेमोरी लगा है, कौन सा पार्ट इन यूज है नहीं है। ठीक है, तो वो सारा डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है सबसे मेन थिंग्स होता है कि ये हमारा क्या होता है कि प्रोसेस को मैनेज करता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, एक बार में मल्टीपल प्रोसेस को हैंडल करता है। जैसे आप या वीडियो प्ले ओपन किए हो, वीडियो भी प्ले ओपन करके रखे हो, चल रहा है, आप नोटपैड ओपन करते हो खुल जाता है, आप वर्डपैड ओपन करते हो खुल जाता है, आप इंटरनेट ब्राउजिंग सर्फिंग करते हो एक टाइम में, मल्टीपल टास्क कर रहे हो एक बार में। एवरीथिंग इज मैनेज्ड और सब फास्ट होता है। कैसे, दैट बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट, दैट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में आगे चल के मैं आपको अभी और बताऊंगा कि हाउ दैट प्रोसेस मैनेजेज, कौन सा प्रोसेस कब रन करेगा, कैसे रन करेगा, कितने देर के लिए रन करेगा, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, यह सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल्स ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारा जो ओएस है उसका परफॉर्मेंस कैसा है,
कितना डिले हो रहा है, दैट ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, जैसे जब आप विंडोज अपना करते हो, मतलब जब आप ऑन करते हो सिस्टम, उस समय भी आपका पासवर्ड के लिए प्रोटेक्ट किया जाता है। आप किसी एप्लीकेशंस को भी लॉक कर सकते हो जब भी आप किसी अदर ऐसे सिक्योर्ड, जैसे आप ओपन करते हो वहां पे आपका एक अलर्ट आता है ना कि आर यू ऑथराइज्ड यूजर्स और नॉट टू एक्सेस दैट सेटिंग्स। लाइक जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या किसी कंपनी में आप जब काम करोगे तब आप देखोगे वहां पे कि कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं फॉर नॉर्मल यूजर्स, द वर्कर्स ऑफ दैट कंपनी, बट एडमिन के पास एक्सेस होता है। तो जो चीजें एडमिन के पास एक्सेस होता है, बिकॉज द कंसेप्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिक्योरिटी, दैट इज मैनेज्ड बाय यू नो दैट इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो हमारा सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के चलते हम उस चीज को मैनेज कर पाते हैं। सो ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो चीज हैं जिसको आप याद कर सकते हो, माइंड में बैठा सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनको लेकर ही आता है कि ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। ठीक है, जैसे डिवाइस मैनेजमेंट हो गया हमारा, फाइल मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी। अगेन मैं आपको रिमाइंड करता हूँ, जैसे कि जो भी इवेंट मैनेजर होते हैं, इवेंट प्लानर होते हैं, वो इवेंट को सक्सेसफुली मैनेज करते हैं। सक्सेसफुली मैनेज करने का मतलब कि जो भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया हुआ है सब कुछ सही से हो जाए। उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैनेज करता है कि जो भी हमारा टास्क है, जो भी रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, उसको सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने लिख दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अरे हम लोग तो आसानी से जानते हैं कि विंडोज होता है, लाइनक्स होता है, मैकिन्टॉश होता है, ये सब क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग। तो आप सही हो, वो सब आप एग्जांपल्स जानते हो, बट हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कैटेगराइज्ड, व्हाट आर द टाइप्स। ठीक है, जो लाइनक्स है वो किस टाइप का ओएस है, जो हमारा विंडोज है वो किस टाइप का ओएस है, जो मैकिन्टॉश है वो किस टाइप का ओएस है, ये भी तो आपको समझना होगा ना। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 4-5 प्रकार का होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा किस टाइप में लाई करता है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम लोग के लिए बोला जाए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये लगेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं कुछ उर्दू अरबी फारसी जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम लोग डे टू डे लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यूज करने से बकाना नहीं है कि आपको अब ये यूज करना पड़ेगा, इसके बारे में जानना है, नहीं। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं कि क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी टास्क होता है एक बैच में परफॉर्म होता है। बैच मतलब ग्रुप किया हुआ रहता है। जैसे कि 10 टास्क अगर सेम टाइप का हो तो उसको ग्रुप कर दिया जाता है एक बैच में। ठीक है, और उन सभी 10 टास्क को मतलब एक बैच को हम लोग ऑपरेट करते हैं। हम लोग मतलब हम ऑपरेट नहीं करेंगे, देर आर सम ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करते हैं। कौन ऑपरेटर्स है? अब जैसे ये क्या होता है ना कि ये किसी कंपनीज में होता है या फिर क्लाउड में होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कि हमारे सिस्टम में आके इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा जैसे कि अगर आप एम्प्लॉय हो या आप देखते हो ना कि 1 तारीख को पैसा सबके अकाउंट में आता है, सैलरी सबके अकाउंट में आता है ना सेम डे में। कैसे आता है? क्या आपको लगता है कि सबको जाकर जो भी अकाउंटिंग टीम है
वो जाकर सबका अकाउंट नंबर जैसे जैसे पैसा डाला जाता है एक एक अकाउंट नंबर देते हैं और पैसा आता है, नहीं। वो एक पेरोल सिस्टम में है। पेरोल सिस्टम क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम लोग जो अकाउंटिंग टीम होता है सभी डेटा को उसमें फिल कर देते हैं और उस बैच को परफॉर्म कर दिया जाता है। बैच परफॉर्म कर दिया जाए मतलब कि कंपनी के अकाउंट से पैसा कटेगा और एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये हमारा टास्क है। ये टास्क डिफाइंड है ऑलरेडी इन दैट बैच कि कहाँ से पैसा डिडक्ट होना है। उस कॉलम में कंपनी का अकाउंट नंबर रहेगा, किसको पैसा जाना है उस कॉलम में सभी एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर रहेगा, कितना पैसा जाना है वो एक अलग कॉलम में रहता है। तो ये जो हमारा पेरोल सिस्टम है, जो हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैनेज करता है। लाइकवाइज बैंक स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या नाम है, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है परफॉर्म करता है। मतलब कि जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क होते हैं उसको ग्रुप करता है एक बैच में एंड परफॉर्म करता है। उसी प्रकार टाइम शेयरिंग ओपन सिस्टम, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फिर यहाँ कंफ्यूजन की, अभी तो बैच था, अब टाइम शेयरिंग। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ईच टास्क इज गिवन सम टाइम, टाइम शेयर हो रहा है। देखिए जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा लाइफ लाइफ से इंस्पायर्ड होता है। जो भी उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है उसी से आप उसका मतलब समझ सकते हो। तो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको डिटेल्ड में सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना जरूरी है। जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि टाइम शेयरिंग का बात हो रहा है। मतलब कि क्या है कि टाइम शेयर होता है, जो हम टास्क एग्जीक्यूट करते हैं उसके बीच में टाइम शेयरिंग होता है, सो दैट ऑल टास्क वर्क्स स्मूथली, ठीक है। ईच यूजर गेट्स ए टाइम स्लॉट ऑन द सीपीयू। दिस सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम। यहाँ से हम लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग सेपरेट टाइम कि आपका ये वाला टास्क इतने समय के लिए होगा। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। ये वाला आपको याद कर लेना चाहिए कि क्वांटम का कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, या क्वांटम किसको बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। इसका एग्जांपल क्या है? लाइनक्स, ओके। सो हमारा अभी मैंने आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक और दूसरा टर्म, अब डिस्ट्रीब्यूटेड। सो फिर आपको टर्म से ही समझ जाना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड का अगर बात हो रहा है मतलब कि बटा हुआ है, एक जगह नहीं है। एक जगह नहीं है का मतलब रूम का बात तो हो नहीं रहा है, जगह का बात तो हो नहीं रहा है, एक सिस्टम में नहीं है। जैसे अभी आप विंडोज पूरा अपने आप में इंस्टॉल कर लेते हो आपके सिस्टम में ना, ये ऐसा ओएस है जिसको हम एक जगह नहीं, सर्वर में अलग अलग सर्वर्स में उसको हम स्टोर करके रखते हैं अलग जगह, और उसका कुछ पीस हमारे यूजर्स को भी दे दिया जाता है। ईच मशीन हैज ए पीस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। अगर अलग अलग सर्वर में है तो एक जगह सारा ओएस इंस्टॉल नहीं, कुछ ओएस वहां पे, कुछ ओएस वहां पे, कुछ ओएस वहां पे, अलग अलग सर्वर्स में अलग अलग मशीन में कुछ कुछ पार्ट्स इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। जो मेनी सेंट्रल प्रोसेसर्स आर यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स टू सपोर्ट वेरियस रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड यूजर्स, ठीक है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा मेनली बना हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग, मतलब जहाँ पे जो सेंट्रल प्रोसेसर्स जो जहाँ पे बहुत सारा काम है, बहुत सारा सर्वर्स को कनेक्ट करता है, वहां पे हमारा चाहिए, ताकि हमारा, अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे सोचिए कि आप घर के इकलौते आदमी हैं जो सारा काम कर रहे हैं, आपके ऊपर सारा बर्डन है, तो आपका प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिवाइड कर दें घर के 4 आदमी के बीच में कि हाँ ये वाला टास्क ये देखेगा, वो वाला टास्क ये देखेगा, इस रिसोर्स को ये देखेगा, उस रिसोर्स को वो देखेगा, तो आपका बर्डन हल्का हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं किसी दूसरे वीडियो में जब बताऊंगा आपको, जैसे कि
मैं जावा के ऊपर में जब वीडियो बनाऊंगा, जावा का जो स्टार्ट हुआ था सन माइक्रो सिस्टम में हुआ था, ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे। वहां वहां जो सन माइक्रो सिस्टम के जो फाउंडर है, उन लोगों ने बनाया था इस सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर देयर पर्पस, ठीक है। और ये आज भी उतना ही पॉपुलर है, और ये आज इसको एक्वायर कर लिया ओरेकल ने, क्योंकि सन माइक्रो सिस्टम को एक्वायर किया कौन? ओरेकल। तो सोलारिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज दैट इज रीनेम्ड ओरेकल सोलारिस, ओके। तो ओरेकल ने इसको खरीद लिया है सन माइक्रो सिस्टम को, तो अब इसका जो नाम होगा ओरेकल सोलारिस है, और ये आज फ्री नहीं है, ठीक है। इसको आप जैसे होता है ना कि विंडोज का पायरेटेड वर्जन हम लोग यूज कर लेते हैं, इसका आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसका लाइसेंस है ओरेकल के पास। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ओएस that manages computer network resources such as data and applications and ensures security। जैसे विंडोज ओएस में आप देखते हो कि आप स्क्रीन शेयर करके किसी दूसरे का स्क्रीन भी कर सकते हो, देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, या जब विंडोज से आप लॉगिन करते हो तो उसमें लेफ्ट साइड में आपको नेटवर्क वाला दिखता है, वहां से आपको नेटवर्क ऐड कर सकते हो, उस नेटवर्क पे जाके एक्सेस कर सकते हो। तो क्या होता है हमारा, दैट इज done that comes under the network operating system category. Microsoft Windows, Linux, Mac OS, etc. These are the OS of Windows network operating system category, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम क्या है? रियल टाइम OS are used in environments where a large number of events, mostly external to computer system, ठीक है। रियल टाइम मतलब कि हमारा जो रियल लाइफ में जो हो रहा है, क्योंकि जैसे कि जब भी आप बड़े लेवल पे सोचो, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो वहां वो एयरलाइन जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग होगा, क्योंकि अभी आप जब कंप्यूटर में बैठे सोच रहे हो तो आपको सब कुछ आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, सारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सारा चीज आपके सिस्टम में अवेलेबल है, आप सब काम कर रहे हो, ठीक है, आपके सिस्टम से कनेक्टेड है थ्रू केबल। लेकिन क्या जो एयरप्लेन जो लैंड करता है उस समय वो एटीसी या फिर जब ऑल टाइम वो एटीसी से कनेक्टेड होता है, एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, तो उससे कंट्रोल्ड होता है। तो वो कनेक्टेड कैसे होता है ना, वो कैसे जब भी अगर कुछ करता है बताता है तो एटीसी वाले बैठे बैठे वहां से उसका सारा कुछ डिटेल कैसे जानते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, देयर इज यूज्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कमांड कंट्रोल सिस्टम, रोबोट, जो आप देखते हो ना कि जो गाड़ी जब बनता है तो वहां पे इतना सारा गाड़ी का जो बॉडी पार्ट्स है या जो भी पार्ट्स इंटीग्रेट किया जाता है, बना हुआ पार्ट्स को जो असेंबल किया जाता है वो कौन करता है? रोबोट करता है, इंसान इतना गाड़ी नहीं बनाता, ठीक है। तो रोबोटों को उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको पता है, उसको कमांड दिया जाता है, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे एक्ट करना है पता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। लास्ट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ हैंडल करना, दैट इज द मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ मल्टीपल सीपीयूज। यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयूज होता है मल्टीपल विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। इससे क्या होता है कि जो भी हम टास्क देते हैं दैट टास्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग सीपीयू, ओके। सीपीयू में वो टास्क डिवाइड होता है, वो सीपीयू क्या होता है? इंटर कनेक्टेड होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, और उसमें जो टास्क होता है डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर कोई एक बड़ा टास्क है उसमें डिवाइड हो गया दो सीपीयू के बीच में, अब दो सीपीयू, एक पहला सीपीयू कुछ और काम कर रहा है, दूसरा सीपीयू कुछ और काम कर रहा है, ठीक है। तो जब अंतिम में रिजल्ट मिलता है यूजर को तो दोनों सीपीयू के रिजल्ट को कंबाइन करके देता है, दैट ओएस इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यहाँ पे जॉब्स होता है, यहाँ पे मेन मेमोरी को शेयर करता है और अदर रिसोर्सेज को भी शेयर करता है, बट द मेन थिंग इज मेन मेमोरी को शेयर करता है बिटवीन दोज टू सीपीयू ऑफ दैट टास्क, ठीक है।
Example is Windows NT, 2000 XP and Unix etc. So these are the types of OS. मैं एक बार फिर से बैक जाता हूं और आपको जस्ट समराइज कर देता हूं. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है कुछ चीज और कंफ्यूज नहीं होना है कि आप कौन सा ओएस. आप विंडोज यूज कर रहे हो, आप मजे में विंडोज यूज करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूजर फ्रेंडली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ शेड्यूलिंग. अब अचानक से शेड्यूलिंग जो हमारे बीच आ रहा है, कैसे आ रहा है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग. यू नो, सीपीयू शेड्यूलिंग, दैट इज दैट यू नो इज द मेन थिंग दैट हैंडल्स द प्रोसेसिंग, कि कौन सा टास्क कब कैसे शेड्यूल होगा और कब कितना जल्दी एफिशिएंटली हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है. सो प्रोसेस में इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस मैनेजर दैट हैंडल्स द रिमूवल ऑफ रनिंग प्रोसेस. ठीक है, कौन सा प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है. अगर कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां से वो उस रिसोर्स को हटाएगा फ्रॉम द सीपीयू एंड सिलेक्शन ऑफ अनदर प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस रन करो ताकि उसमें टाइम लग रहा है बट ये वाला काम हो जाए. अब जब 10 काम एक बार में करते हो तो कोई काम होता है ना कि कोई प्रोसेस अटका हुआ है, दूसरा होते जा रहा है, बट वो वाला अटका हुआ है. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा समय ले रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको होल्ड में डाल दिया और बाकी जो होते जा रहा है उसको करते जा रहा है, ताकि जब सारा रिसोर्स खाली हो जाएगा तब फिर से उस टास्क को करेगा और जल्दी कंप्लीट होगा. आप कभी प्रैक्टिकल ट्राई करना, आप 10 चीज को एक बार में कॉपी पेस्ट में लगा दो, ठीक है, कौन सा कॉपी पेस्ट पहले होगा, कैसे होगा, दैट यू कैन नॉट डिसाइड, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स. कैसे? बाय शेड्यूलिंग, दैट सीपीयू शेड्यूलिंग. ठीक है. So purpose of CPU scheduling is to make the system more efficient, faster and fairer. ठीक है, सही तरीके से मोस्ट एफिशिएंट और सही जल्द हो जाए, ये काम करता है CPU शेड्यूलिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है CPU शेड्यूलिंग का, प्रोसेस शेड्यूलिंग का? यूटिलाइजेशन ऑफ CPU एट मैक्स लेवल. ठीक है, एलोकेशन ऑफ CPU शुड बी फेयर. कौन सा रिसोर्स कितना देर काम कर रहा है, दैट एलोकेशन शुड बी फेयर. थ्रूपुट शुड बी मैक्स. थ्रूपुट, अब एक नया टर्म आया थ्रूपुट. थ्रूपुट से क्या आप समझते हो? नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट्स देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, दैट इज थ्रूपुट, दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड. पर यूनिट टाइम मतलब एक समय में नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करता है. नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम. ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, इसको आप याद कर लो. थ्रूपुट, सिस्टम थ्रूपुट. ठीक है, थ्रूपुट क्या है? नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट. दैट थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमाइज्ड. वेटिंग टाइम शुड बी मिनिमम. रेस्पॉन्स टाइम शुड बी ऑल्सो मिनिमम. ज्यादा देर वेट किए बिना रेस्पॉन्स जल्दी से मिल जाए. सो मिनिमम वेटिंग टाइम एंड मिनिमम रेस्पॉन्स टाइम. अब जो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग होता है, ये किस एल्गोरिथम पे काम करता है? तो एल्गोरिथम से पहले आप दो चीज समझ लो. प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है. ठीक है, प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट. जब रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस स्विच करता है, रनिंग टू रेडी और वेटिंग टू रेडी, मतलब ऑलरेडी जो रन कर रहा है वो रेडी स्टेट में चला जाए या जो ऑलरेडी वेट कर रहा है वो रेडी स्टेट में चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग. नॉन प्री एम्प्टिव क्या होता है? जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है और व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेटिंग स्टेट, या तो प्रोसेस खत्म हो गया या वो वेटिंग स्टेट में चला गया, दैट इज नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग. तो जितने भी एल्गोरिथम होते हैं प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग और नॉन प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग मेथड को यूटिलाइज करके बनाए गए हैं, क्योंकि प्रोसेस स्विचिंग का काम होता है. और कैसे होता है? तो वो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये वाला एल्गोरिथम प्री एम्प्टिव शेड्यूलिंग है, दैट मीन्स कि वो स्विच करता है फ्रॉम रनिंग स्टेट टू
रेडी स्टेट, और फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, ठीक है। सो बहुत सारे ओएस है, अलग अलग ओएस है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग उसका प्रोज कॉन्स है। मैं कुछ हाईलाइट कर दिया हूँ, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, देर आर अदर ऑल्सो लाइक लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। देर आर अबाउट 8 or 10 you know algorithms, and that algorithm already that is programmed, और वो कैसे काम करता है that is already programmed in the OS, और OS accordingly उस टास्क को कंप्लीट करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस लिखे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके कंपटीशन एग्जाम में। तो जहां जहां पे मैंने बोला है कि आपको याद कर लेना है, वो चीज आप याद कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, नो डाउट, ठीक है। Which of the following is not an example of operating system, मैंने आपको हर एक जगह एग्जाम्पल दिया है कि कौन कौन सा OS है, तो ये भी इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली बता दोगे MS Word इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर और भी इसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो एक दिन का नहीं, लगभग हफ्ते 10 दिन का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए, एक ओवरव्यू देने के लिए इतना काफी है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इतना काफी है। आप इसको रिपीट मोड में भी देख सकते हो ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते किसको है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज किया जाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो ये सब मैंने आज कवर किया है। अगर इसमें और भी कुछ मुझे एक्सप्लेन करना हो, लाइक अगर आपको कोई डाउट आया इसमें, कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, आप पूछो। एज पर माई नॉलेज मैं आपको ऑब्वियसली बताऊंगा कि क्या उस क्वेश्चन को आंसर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।